कि जो दिल्ली सल्तनत है उससे एक एक करके जो उसके प्रांत थे वो स्वतंत्र होने लगे थे। किस प्रकार से जौनपुर अलग हुआ, बंगाल अलग हुआ, मालवा अलग हुआ, गुजरात अलग हुआ। मैंने बताया था कि इसी समय में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य भी अलग हुए थे। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत ज्यादा विस्तार उसका हुआ। बहुत सारे नए नए क्षेत्रों को जीत करके दिल्ली सल्तनत के अधीन किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ही प्रथम शासक था जिसने दक्षिण के राज्यों को जीता था, जिसमें देवगिरी, वारंगल जैसे राज्य थे। और आगे चलकर इसी देवगिरी और वारंगल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उत्थान हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। तो वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो दिल्ली सल्तनत था सर्वाधिक विस्तृत था, अपने चरमोत्कर्ष पर था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही दिल्ली सल्तनत टूटना भी चालू हुआ। इसी के समय में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आए। इसके अलावा बंगाल, वो भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ। खैर, बाकी चीजों को हम लोग नहीं देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य पर आते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर, विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य को प्रायः मध्यकालीन भारत का सबसे पहला हिंदू साम्राज्य कहा जाता है। याद रखेंगे, सबसे पहला हिंदू साम्राज्य। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जीत का शहर। उसके बाद अगला देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य है उसको मध्यकालीन भारत और आधुनिक औपनिवेशिक काल के मध्य संक्रांति काल कहा जाता है। ये सब पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में तुंगभद्रा नदी के उत्तर में स्थित आनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख की थी। याद रखेंगे, तुंगभद्रा नदी जो कि दक्षिण भारत में बहती है, तुंगभद्रा नदी, उसके उत्तर में एक दुर्ग था, आनेगोंडी का दुर्ग, मतलब कि किला। तो उसके सम्मुख जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए, ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? दक्षिण भारत में। अगर हम दक्षिण भारत देखें तो लगभग ऐसा कुछ है हमारा जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है। तो इसमें से लगभग जो है इतना क्षेत्र पकड़ लीजिए आप, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र सम्मिलित थे। तो इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र था, मतलब कि विस्तार हुआ इस क्षेत्र में। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। देखिए, इस समय दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य। तो 1336 के काल में भारत की क्या स्थिति थी? तो उत्तर भारत में दिल्ली, तो दिल्ली में क्या था उस समय? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में उस समय तुगलक वंशीय शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो यह भी कई बार पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई, तो उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का शासक था। उसके समय में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही दक्षिण भारत में एक और साम्राज्य की स्थापना हुई। और उस साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य जो है बहुत विवाद चलता रहा। देखिए, ये है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में लगभग ऐसा कुछ, ये और थोड़ा ऊपर जाएगा तो लगभग ऊपर में जो है विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में एक दूसरे साम्राज्य की स्थापना होती है, बहमनी साम्राज्य। याद रखेंगे, बहमनी साम्राज्य, आगे हम कभी उस पर भी डिस्कशन करेंगे। बहमनी साम्राज्य जिसकी स्थापना हुई 1347 में। तो इन दोनों के बीच जो है संघर्ष चलेगा, इस कारण मैं इसको बता रहा हूं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में और ये जो बहमनी साम्राज्य उत्तर में। विजयनगर साम्राज्य तत्कालीन भारत के भव्य नगरों में शामिल था। भारत का क्या, ये लगभग पूरे विश्व के भव्य नगरों में से एक था। कई सारे विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए उस समय, और उन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की भी यात्रा की। और उन्होंने जो है विजयनगर, जो मतलब इसकी जो राजधानी थी, देखिए जो विजयनगर साम्राज्य जो नाम पड़ा है ना, ये जो विजयनगर है ये इस साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर। तो वो जो विजयनगर जो नगर था वो बड़ा ही भव्य था। जितने भी यात्री वहां आए उस काल में, तो उन्होंने जो है उस नगर को काफी भव्य बताया। आगे हम देखेंगे कौन कौन से यात्री किस किस शासक के समय आए थे। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो साक्ष्य, जो मतलब जो भी उसका अवशेष प्राप्त होता है, अधिकांश हम्पी से प्राप्त होता है। हम्पी जो कि कर्नाटक में है, और ये जो हम्पी है इसी का पहले नाम था विजयनगर।
जिसका कि अभी क्या नाम है, हम्पी, अथवा इसको जो है हस्तिनावती भी कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंशों ने शासन किया था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो है कोई एक वंश नहीं है, ये एक साम्राज्य है। इसके अंतर्गत जो है 4 राजवंशों ने शासन किया। आगे हम देखेंगे कौन कौन से राजवंश थे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां। तो पहला जो इसकी राजधानी थी आनेगोंडी। देखिए, मैंने बताया कि ये जो हरिहर और जो बुक्का थे, 2 भाई, उन्होंने जो है आनेगोंडी का जो दुर्ग है उसके सम्मुख जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो सबसे पहली राजधानी जो है आनेगोंडी हुई। उसके कुछ समय बाद जो है विजयनगर को इसकी राजधानी बनाई गई। विजयनगर भी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है, हम्पी, याद रखेंगे। उसके बाद जो है इसकी राजधानी हुई विजयनगर साम्राज्य की पेनुगोंडा। फिर अगली राजधानी हुई चंद्रगिरी, याद रखेंगे, चंद्रगिरी। और ये जो हम्पी है, मतलब कि विजयनगर है, इसको जो है इसकी पुरानी राजधानी माना जाता है। याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य की ये 4 राजधानियां। अब देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के राजवंश। मैंने बताया कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंशों ने शासन किया। तो देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत के राजवंश। तो देखिए, सबसे पहला राजवंश था संगम वंश। तो संगम वंश जिसकी स्थापना, देखिए, जो हरिहर और बुक्का थे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो पहला जो भी वंश होगा उन्हीं का होगा। तो संगम वंश की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। कब? 1336 में, और जो कि 1485 तक चलेगा संगम वंश। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, तो उन्होंने जो है अपने पिता के नाम पर वंश का नाम रखा संगम। संगम वंश 1336 से 1485। उसके बाद दूसरा वंश हुआ सुलु वंश। सुलु वंश जिसकी स्थापना नरसिंह सुलु ने की थी। कब की थी? 1485 में, जो कि 1505 तक चला था, मात्र 20 वर्ष। देखिए, जो संगम वंश का जो शासक हुआ होगा अंतिम 1485 में, तो उसको हटा करके ये जो नरसिंह सुलु था उसने अपना सुलु वंश की स्थापना की होगी। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद है तुलु वंश। तुलु वंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। कब? 1505, जो कि 1570 तक चलेगा। उसके बाद है चौथा और आखिरी वंश है अरविडु वंश। इसकी स्थापना की थी तिरुमल ने। कब? 1570 में। ये चलेगा 1650 तक। तो देखिए, ये जो विजयनगर साम्राज्य है लगभग 300 वर्ष तक अस्तित्व में रहा। एक चीज आप ध्यान देंगे कि ये जो संगम वंश है इसका जो काल है सर्वाधिक लंबा था, मतलब कि सर्वाधिक लंबे समय तक संगम वंश का शासन रहा। उसके बाद एक और चीज याद रखना है आपको, सुलु वंश। सुलु वंश का जो काल है वो सबसे छोटा था, मात्र 20 वर्ष, 1485 से 1505। इसको भी याद रखेंगे अगर कभी पूछा जाता है तो। और इसको जो है आपको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि जो है ये अक्सर पूछता है, जोड़ी मिलाओ में पूछता है कि मतलब एक तरफ वंश का नाम दे देगा, दूसरे तरफ उनका जो है काल दे देगा, जोड़ी मिलाओ कह देगा, या फिर जो संस्थापक थे उनसे जोड़ी मिलाओ करके पूछता है। तो इसको आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। अब हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के राजवंश। जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो है 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से सबसे पहला है संगम वंश, जिसका शासनकाल रहा 1336 से 1485 तक। मैंने बताया कि संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। कब? 1336 में, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, हरिहर और बुक्का। क्योंकि देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई तो साथ ही साथ जो है उनके वंश की भी स्थापना हुई, क्योंकि वो जिस वंश के होंगे उसकी स्थापना भी तो उसी समय होगी ना। और ध्यान रखेंगे कि ये जो हरिहर और इसका भाई बुक्का, इनका पिता था संगम, तो अपने पिता संगम के नाम पर ही अपने वंश का नाम इन्होंने रखा संगम वंश। तो संगम वंश का सबसे पहला शासक हुआ हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने 1336 से लेकर के 1356 तक शासन किया। इसने सबसे पहला कार्य ये किया कि जो इनकी जो राजधानी थी आनेगोंडी, इसी आनेगोंडी के दुर्ग में ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, आनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख। तो इसने क्या किया, हरिहर प्रथम ने अपनी राजधानी आनेगोंडी के स्थान पर एक नया नगर विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई। मतलब कि इसने जो है एक नया नगर स्थापित किया जिसका नाम क्या रखा, विजयनगर। और इसी विजयनगर को उसने अपनी राजधानी बनाई और इसी विजयनगर के नाम पर ही इस साम्राज्य का नाम पड़ा विजयनगर साम्राज्य। याद रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी विजयनगर, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। और इसकी स्थापना किसने की थी विजयनगर की? हरिहर प्रथम ने।
आगे देखते हैं, इसने जो है दक्षिण भारत के होयसल, कदम्ब और मदुरा राज्यों से युद्ध किया और इसने जो है होयसल राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया। और ये जो कदम्ब और मदुरा है उनको मतलब जीता, उनके ऊपर जो है विजय प्राप्त की, लेकिन उनको जो है अपने राज्य में नहीं मिलाया। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों राज्य जो है विजयनगर साम्राज्य के अधीनता स्वीकार किए होंगे और वहां पर जो है वहां के जो राजा शासन करते रहे होंगे। उसके बाद देखिए, इसको जो है हरिहर प्रथम को दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। देखिए, दक्षिण भारत में एक तो बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है, 3 समुद्र है। तो इसको जो है हरिहर प्रथम को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया है, मतलब कि 2 समुद्रों पर राज करने वाला। ऐसा हो सकता है कि इसने जो है समुद्र तट के राज्यों को भी जीता था, इस कारण से इसको 2 समुद्रों का अधिपति कहा गया होगा। इसके बाद जो है 1356 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तब इसका भाई बुक्का प्रथम वो जो है विजयनगर का शासक बनता है। दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। पहले हरिहर राजा बनता है, उसके बाद जो है बुक्का। तो दूसरा शासक हम देखते हैं बुक्का प्रथम। देखिए, मैंने हरिहर प्रथम लिखा है, फिर बुक्का प्रथम लिखा है, ये इसलिए क्योंकि इतिहास में जो राजाओं का जो एक ही नाम होता है ना, तो उसको जो पहले जो राजा होगा उसको प्रथम कहा जाएगा, उसके बाद उसी नाम का जो दूसरा राजा होगा उसको द्वितीय, फिर उसी नाम का जो अगला राजा होगा तृतीय, चतुर्थ, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं दूसरा शासक बुक्का प्रथम। ये जो है 1356 में अपने भाई की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ, जो कि 1377 तक शासक रहेगा। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, याद रखेंगे, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इसने क्या किया, जो वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखवाई और इसके शासन काल में तेलुगु साहित्य को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इस कारण इसने जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इसके बाद एक चीज देखिए, मैंने बताया था कि जो विजयनगर साम्राज्य था 1336 में अस्तित्व में आया। इसके कुछ ही वर्ष बाद बहमनी साम्राज्य 1347 में अस्तित्व में आया दक्षिण भारत में, और दोनों के मध्य जो है संघर्ष चलता रहेगा, मैंने ये बताया था। तो देखिए, इनके मध्य जो है संघर्ष शुरू हो गया। जैसे ही दोनों अस्तित्व में आए वैसे ही इनके मध्य जो है संघर्ष शुरू हो गया। तो ये जो बुक्का प्रथम था, इसने क्या किया कि दोनों राज्यों के बीच, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो विवाद चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, इसका कारण क्या था, सीमा। तो बुक्का प्रथम ने क्या किया, जो कृष्णा नदी बहती है दक्षिण भारत में, तो कृष्णा नदी को विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य की सीमा निर्धारित किया। याद रखेंगे, कृष्णा नदी को बुक्का प्रथम ने जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य सीमा निर्धारित किया। अच्छा, इन दोनों राज्यों के बीच संघर्ष का कारण क्या था? ये जो है, जो संघर्ष है इन दोनों राज्यों के बीच, दोनों साम्राज्यों के बीच, ये अन्य उन सभी राज्यों के बीच भी संघर्ष चलता रहा जिन्होंने दक्षिण भारत में राज्य किया। अगर पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में दक्षिण भारतीय राज्यों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था, तो उसके लिए भी ये आंसर हो सकता है। तो देखिए, दक्षिण भारत में कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी, ये सब नदियां बहती है प्रमुख रूप से। तो कृष्णा, गोदावरी और तुंगभद्रा नदी के मध्य में जो दोआब स्थित है, दोआब का क्या मतलब होता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जो कि बहुत अधिक उपजाऊ होता है। तो उस दोआब के लिए जो है अधिकांश राजाओं के बीच युद्ध चला था दक्षिण भारत में। उस दोआब का नाम याद रखना है आपको, रायचूर का दोआब। तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा था और ये जो है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य भी संघर्ष का कारण बना। रायचूर का दोआब, कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा के मध्य का दोआब, याद रखेंगे। तो बुक्का प्रथम ने क्या किया, दोनों साम्राज्यों के मध्य की सीमा कृष्णा नदी को निर्धारित किया। आगे देखते हैं हम, बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। मैंने अभी बताया कि दक्षिण भारत में 3 समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। इसका जो भाई था उसको 2 समुद्रों का अधिपति, लेकिन इसने जो है तीनों समुद्रों के तट पर जो भी राज्य रहे होंगे उनको जीत लिया होगा, इस कारण इसको 3 समुद्रों का अधिपति कहा गया। अब देखिए, जो बुक्का प्रथम था उसने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा। जैसे कि जो राजा होते हैं ना, दूसरे राज्यों में दूत भेजते हैं, तो जो बुक्का प्रथम था इसने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा, मतलब कि उनके साथ कोई व्यापारिक संबंध स्थापित करना रहा होगा, तो उसके लिए जो है अपना एक दूत मंडल चीन भेजा। इसके बाद 1377 में बुक्का प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है हरिहर द्वितीय ये शासक बनता है विजयनगर साम्राज्य का, ये हरिहर प्रथम। उसके बाद ये जो है हरिहर द्वितीय, जो कि 1377 से 1404 ईस्वी तक शासक रहेगा विजयनगर साम्राज्य का। देखते हैं इसके विषय में।
इसने जो है महाराजा धीराज और राजा की उपाधि धारण की। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे यहाँ हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के विषय में, इन दोनों ने जो है राजा की उपाधि धारण नहीं की थी। ये जो हरिहर द्वितीय है, राजा की उपाधि धारण करने वाला विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था। इन दोनों ने जो है राजा की उपाधि धारण नहीं की थी। सबसे पहले किसने किया? हरिहर द्वितीय ने। आगे देखते हैं, इसको जो है हरिहर द्वितीय को राजव्यास अथवा राज वाल्मीकि भी कहा गया है। राजव्यास अथवा राज वाल्मीकि क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है अपने राज्य में, मतलब कि विजयनगर साम्राज्य में विद्वानों को बहुत अधिक संरक्षण देता था, मतलब कि उनको जो है आश्रय देता था अपने राज्यों में, या ये कहें कि ये विद्वानों का बहुत अधिक सम्मान करता था। इस कारण इसको क्या कहा गया है? राजव्यास अथवा राज वाल्मीकि। अब देखिए, इसने जो है कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची, बेलगांव, गोवा, श्रीलंका इनको जीता। ये जो बेलगांव और जो गोवा था, इसको बहमनी साम्राज्य से इसने जीता था। और ये जो श्रीलंका था, इसको जो है इसने युद्ध में पराजित किया था और अपने राज्य में मिलाया नहीं था, उससे जो है कर लिया था। मतलब कि श्रीलंका का जो भी राजा रहा होगा वो वहां अपना शासन करता रहा होगा, लेकिन इसको जो है कर देता था हरिहर द्वितीय को। एक तरह से जो है इसका अधीन हो गया था, उसको जो है साल में जो भी निर्धारित रहा होगा उतना कर उसको देता था। तो याद रखेंगे, श्रीलंका के शासक को पराजित करके हरिहर द्वितीय ने उससे कर वसूल किया था। और एक चीज विशेष याद रखेंगे कि हरिहर द्वितीय के समय बहमनी साम्राज्य की ओर से बहुत अधिक आक्रमण हुआ, जिसका इसने सफलतापूर्वक सामना किया, मतलब कि बहमनी साम्राज्य को परास्त किया। ये जो हरिहर द्वितीय है, ये शिव के विरूपाक्ष रूप का अनुयायी था, मतलब कि भगवान शिव का एक रूप है विरूपाक्ष, उसका अनुयायी था हरिहर द्वितीय। और इसके अलावा जो है ये बाकी धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था, मतलब कि दूसरे धर्मों का भी ये सम्मान करता था। और ये जो है बहुत अधिक विद्वान था। हरिहर द्वितीय के बाद दो शासक हुए जिनका शासनकाल अति अल्प काल का रहा, मतलब कि वो जो है थोड़े समय के लिए शासक बने थे। प्रथम थे विरूपाक्ष प्रथम और दूसरा था बुक्का द्वितीय। इसके बाद जो है अगला शासक हुआ देवराय प्रथम, जो कि 1406 में शासक बना और इसका शासनकाल 1422 तक रहा, 1406 से 1422। देवराय प्रथम के समय बहमनी साम्राज्य के ताज उद्दीन फिरोज बहमन शाह का आक्रमण हुआ, मतलब कि इसको जो है देवराय प्रथम को फिरोज बहमन शाह का आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसके अलावा देवराय प्रथम के समय आंतरिक विद्रोह भी खूब हुए। जो बहमनी साम्राज्य का जो शासक था ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह, इससे देवराय प्रथम पराजित हो गया और इससे हारने के बाद, फिरोज शाह से हारने के बाद देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से करवा दिया। और इस युद्ध को, मतलब कि जो फिरोज शाह और देवराय प्रथम के बीच जो युद्ध हुआ था, उसको कहा जाता है सोनार की बेटी का युद्ध। याद रखेंगे, सोनार की बेटी का युद्ध। क्यों? क्योंकि जो देवराय प्रथम था उसने अपनी पुत्री का विवाह इससे करवा दिया था। देवराय प्रथम ने अपने साम्राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, मतलब कि जो किसान थे उनको जो है सुविधा देने के लिए, सिंचाई सुविधा देने के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला देखिए, इसके शासनकाल में, मतलब कि देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी आया था विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मतलब विदेशी यात्री आए थे विजयनगर साम्राज्य में वो पूछा जाता है। तो निकोलो कोंटी जो कि इटली का यात्री था, किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। उसके बाद देखिए, इसके शासनकाल में तेलुगु कवि श्रीनाथ इसके दरबार में था। ये बड़ा ही प्रसिद्ध कवि था तेलुगु कवि श्रीनाथ, जो कि देवराय प्रथम के दरबार में था। इसकी मृत्यु हुई 1322 में। देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद क्रमशः दो शासक गद्दी पर बैठे, जिनका शासन जो है अति अल्पकाल का रहा। पहला था रामचंद्र और दूसरा था विजयराज। विजयराज जिसको कि वीर विजय के नाम से भी जाना गया है। और इनके बाद जो है देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का शासक होता है। देवराय द्वितीय, ये देवराय प्रथम, उसके बाद देवराय द्वितीय, जो कि 1422 से लेकर के 1446 तक विजयनगर साम्राज्य का शासक होगा। इसको जो है इमाडी देवराय भी कहा जाता था, इमाडी देवराय। इसके अलावा कुछ अभिलेखों में जो है देवराय द्वितीय को गज बेटकर भी कहा गया है। गज बेटकर, इसका मतलब होता है हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकार करने वाला। इसके शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक, जो कि खुरासान फारस का था,
वो जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आए। याद रखेंगे, फारस का यात्री अब्दुल रजाक, जो कि अपने शासक, इसका जो राजा था, मतलब कि जो फारस का जो शाह था, वहां का जो राजा था शाहरुख, उसके राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य में आया था अब्दुल रजाक। याद रखेंगे, ये जो देवराय द्वितीय था, इसने ओडिशा और आंध्र के गजपति शासकों को पराजित किया था। ओडिशा और आंध्र के उस समय जो शासक थे, गजपति शासक, उनको पराजित किया था। इसने जो है अपने सेना में तुर्क धनुर्धारियों को नियुक्त किया था। देवराय द्वितीय विद्या और विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। इसने अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में मुसलमानों को मस्जिद निर्माण का अधिकार दे रखा था। मतलब कि जो मुसलमान थे वो विजयनगर साम्राज्य में मस्जिद का निर्माण कर सकते थे, उनको जो है मस्जिद निर्माण की स्वतंत्रता प्राप्त थी इसके समय में। एक चीज याद रखेंगे, देवराय द्वितीय का जब सिंहासन रोहण हुआ तो उस समय इसने जो है अपने पास कुरान रखा था। जो कुरान होता है, मुसलमानों का जो धार्मिक ग्रंथ होता है कुरान, उसको जो है अपने सिंहासन रोहण के समय अपने पास रखा था देवराय द्वितीय ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद इसकी मृत्यु होती है 1446 में। इसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का शासक मल्लिकार्जुन होता है, जो कि 1446 से 1465 तक विजयनगर साम्राज्य का शासक होगा। इसको जो है प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। याद रखेंगे, प्रौढ़ देवराय मल्लिकार्जुन को कहा जाता है। इसके समय में बहमनी साम्राज्य और ओडिशा के गजपति शासकों का आक्रमण हुआ, जिसका कि इसने अच्छे से सामना नहीं कर सका। मतलब कि इसको जो है हार का सामना करना पड़ा। और जो उड़ीसा के जो गजपति शासक थे वो रामेश्वरम तक पहुंच गए थे। रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है और उस समय जो है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो ओडिशा के जो गजपति शासक थे वो रामेश्वरम तक पहुंच गए थे इसके समय में। ओडिशा के गजपति शासकों से बुरी तरह पराजित होने के अपमान को ये सह नहीं सका और 1465 में इसकी मृत्यु हो गई। चीनी यात्री माहुआन मल्लिकार्जुन के समय विजयनगर साम्राज्य में आया था। इसके बाद हम देखते हैं अगला शासक विरूपाक्ष द्वितीय, जो कि 1465 से 1485 तक विजयनगर साम्राज्य का शासक रहेगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि इससे पहले जो मल्लिकार्जुन विजयनगर साम्राज्य का शासक था, उसके समय में जो है विजयनगर साम्राज्य पर बहमनी साम्राज्य और ओडिशा के शासकों का आक्रमण होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य परास्त हो जाता है। तो विरूपाक्ष द्वितीय के समय भी जो है ये संघर्ष जारी रहता है। अब देखिए, विरूपाक्ष द्वितीय के समय में गोवा, कोंकण और उत्तरी कर्नाटक का जो कुछ भाग है विजयनगर साम्राज्य से अलग हो जाता है। अब जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थिति थोड़ी दयनीय हो जाती है। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तो इन परिस्थितियों में एक व्यक्ति सामने आता है विजयनगर की साम्राज्य की रक्षा के लिए, उसकी साख बचाने के लिए। उसका नाम है नरसिंह सालू। याद रखेंगे, नरसिंह सालू सामने आता है विजयनगर की साख बचाने के लिए। नरसिंह सालू कौन था? तो ये था चंद्रगिरी का गवर्नर। चंद्रगिरी जो कि उस समय विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शामिल था, तो उसका ये गवर्नर था नरसिंह सालू। और ये जो है विजयनगर साम्राज्य की रक्षा करता है, उसका जो भी खोया हुआ साख होता है उसको वापस लाता है। मतलब कि विजयनगर साम्राज्य की मान प्रतिष्ठा को ये फिर से बढ़ाता है नरसिंह सालू। नरसिंह सालू का एक सेनापति था नरसा नायक। अब नरसा नायक क्या करता है, ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है तो उन परिस्थितियों को देख करके वो जो है राजमहल में कब्जा कर लेता है। मतलब कि देखिए, जो शासक है विरूपाक्ष द्वितीय वो तो बिल्कुल कमजोर है, अयोग्य है, तो इस चीज का फायदा उठा करके वो राजमहल में कब्जा कर लेता है। तो नरसा नायक क्या करता है, अपने स्वामी नरसिंह सालू को आमंत्रित करता है और कहता है कि आप आइए और इस सिंहासन पर विराजित होइए, मतलब कि आप जो है अगले शासक बनिए। और इसके बाद जो है विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बलापहार के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, ये प्रथम बलापहार जो विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी जाती है नरसिंह सालू द्वारा। और इसके बाद जो है नरसिंह सालू द्वारा एक नए राजवंश की स्थापना होती है विजयनगर साम्राज्य में, जिसको कि सुलू वंश अथवा सालू वंश के नाम से जाना गया। तो क्या कहते हैं इस घटना को, प्रथम बलापहार। इसके बाद भी जो है बलापहार होगा, इस कारण से इसको प्रथम बलापहार कहा गया है। मतलब कि बल का प्रयोग करके गद्दी प्राप्त करना। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा कि विरूपाक्ष द्वितीय के शासन काल में पुर्तगाल का एक यात्री आया था नुनिज। याद रखना है, नुनिज जो कि पुर्तगाल से था, विरूपाक्ष द्वितीय के समय भारत आया था। इसके बाद हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत दूसरा राजवंश सुलू वंश अथवा सालू वंश।